हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर से। सबसे पहले मैं आपको ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी चल रहे अनुशासन पखवाड़े का ईमानदारी के साथ पालना करें और कोरोना के प्रति जो गाइडलाइन है खुद भी उसके की पालना करें और दूसरों को भी उसकी पालना के लिए प्रेरित करें। एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी जो क्लास पीआईएल की चल रही है उसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार के ऊपर चर्चा की थी। दो तरीके से मामले लोक अदालत में जाते हैं। जो पहले से न्यायालय में लंबित हैं वे लोक अदालत में जाना, और जो न्यायालय में लंबित नहीं हैं वह लोक अदालत में जाना। आज हम बात कर रहे हैं कि लोक अदालत का निर्णय जो होता है उसे हम कहते हैं पंचाट। सेक्शन 21 में उसके बारे में बताया गया है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 21 के अनुसार लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय या फैसले को सिविल न्यायालय की डिक्री या अन्य न्यायालय के आदेश के समरूप मान्यता प्रदान की गई है और उसके निर्णय को कहा जाता है पंचाट। यानी कि लोक अदालत के द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे उसको हम पंचाट कहेंगे। और इस अधिनियम की धारा 21 ये बताती है कि ऐसा जो पंचाट होगा वो सिविल न्यायालय की डिक्री या अन्य न्यायालयों के आदेश के समरूप माना जाएगा। धारा 20A के अधीन किसी वाद में समझौते के आधार पर अपना पंचाट दिए जाने पर पक्षकारों के द्वारा जमा की गई कोर्ट फीस वापस कर दी जाएगी। साथ में ये भी बताया गया, हमने ऊपर बात की थी कि लोक अदालत में मामले किस प्रकार से आते हैं। दो तरीके से, जो मामले पहले से न्यायालय में लंबित हैं उसमें कोर्ट फीस दी हुई है, और अगर मामला लोक अदालत के द्वारा निपटाया जाता है तो क्या किया जाएगा। 20(1) कहता है कि कोर्ट फीस को वापस लौटा दी जाएगी। लोक अदालत के द्वारा दिया गया पंचाट निर्णय विवाद से संबंधित सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। यानी कि जो समझौते से मामले का निपटारा होगा वो दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी होगा और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं हो सकेगी। इस बात की पुष्टि, यानी कि किस बात की, कि साहब इसकी अपील नहीं हो सकेगी, इसी अधिनियम की धारा 25 में ये प्रावधान किया गया है कि पंचायत की वैधता को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और संभवतः ऐसा जो प्रावधान किया गया है उसका कारण ही ये है कि लोक अदालत के निर्णय जो हैं वो समझौते पर आधारित होते हैं, न कि विधि के प्रावधानों पर। अतः इस प्रकार जो राजीनामे और समझौते पर मामलों का निपटारा होता है इन्हें आगे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। और लास्ट हम अगर बात करें तो लोक अदालत की शक्तियों पर चर्चा करें तो विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 धारा 22 लोक अदालत की शक्तियों के संदर्भ में प्रावधान करता है और बताता है कि लोक अदालत को वही शक्तियां प्राप्त होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय को प्राप्त होती है ट्रायल के दौरान। यानी कि सीपीसी में सिविल न्यायालय को विचारण के समय जो शक्तियां प्राप्त होती है वैसी ही शक्तियां इस अधिनियम यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत लोक अदालत को प्राप्त होगी। जैसे साक्ष्यों या गवाहों की उपस्थिति और उनका शपथ पर परीक्षण करना, जो गवाह हैं, साक्षी हैं, उनकी उपस्थिति और उनका शपथ पत्र पर परीक्षण करना की शक्ति, दस्तावेजों का प्रस्तुतिकरण और अन्वेषण की शक्ति, कोई लोक अभिलेख यानी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की मांग करना अथवा किसी न्यायालय या कार्यालय से कोई दस्तावेज मांगना। लोक अदालत क्या कर सकती है, किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की मांग कर सकती है। कहाँ से, किसी विभाग से, किसी न्यायालय से दस्तावेज को मंगा सकेगा। एफिडेविट यानी कि शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेगा। ऐसे अन्य मामले जो निर्धारित किए जाएं वो भी होगा। एक साथ में बात ये कही गई है कि लोक अदालत अपनी शक्तियों पर विपरीत प्रभाव डाले बिना अपनी प्रक्रिया का निर्धारण खुद भी कर सकती है। विवादों के निर्धारण के लिए स्वयं की प्रक्रिया भी निर्धारित कर सकती है, लेकिन ऐसी प्रक्रिया किसी भी परिस्थिति में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत नहीं होगी। अर्थात लोक अदालत अपनी कार्रवाई का अच्छी तरीके से संचालन करने के लिए कुछ नियम या प्रक्रिया बना सकेगी, लेकिन ऐसे सिद्धांत जो बनाए जाएंगे
वह अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं होंगे। साथ ही साथ ये बता दिया गया है कि लोक अदालत के समक्ष सभी प्रकार की जो कार्यवाहियाँ होंगी वो भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219, 228 के अधीन न्यायिक कार्रवाइयाँ अर्थात जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी तथा लोक अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 एवं अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जाएगा। यानी कि जो कार्यवाहियाँ लोक अदालत के द्वारा की जाएगी वो न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। एक अपवाद यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अपराध जो नॉन कंपाउंडेबल है, असम्मानीय हैं, अर्थात इसमें समझौता नहीं हो सकता, वे लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार हमने अपनी इन क्लासों के जरिए लोक अदालत की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, किस प्रकार से लोक अदालत कार्य करती है, किस अधिनियम के अंदर इसके प्रावधान किए गए हैं, इसका आयोजन कैसे होता है, गठन कैसे होएगा, कौन उसके सदस्य बनेंगे, किस प्रकार मामले कोर्ट के अंतर्गत आएंगे, इन सब पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और इस वीडियो के साथ साथ अभी मैं इसका नोट्स PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि इससे रिलेटेड जो 4 वीडियोज, यानी कि ये जो आज वीडियो आप सुन रहे हैं ये 4th होगा, और इन चारों वीडियो को अब आप एक साथ एक 1 by 1 10-12 मिनट का एक होगा। तो आप ये मान के चलिएगा अगर हमारी फिजिकल क्लास होती तो हम एक क्लास में से लगभग पूरा करने की कोशिश करते या 2 क्लास में करते, जो ये ऑनलाइन की वजह से 4 पीरियड में हम पूरा कर रहे हैं। तो अब आप से मेरा ये निवेदन रहेगा, कुछ विद्यार्थियों से मेरी बातचीत भी हुई मैसेज से के जरिए, आप इसे कंटिन्यूटी में चारों को एक साथ एक के बाद एक पार्ट 1, 2, 3, 4 देखिए, और हो सके अगर संभव हो सके किसी के घर में अगर प्रिंटर है तो वो प्रिंट लेकर हार्ड कॉपी के साथ में इसे सुने, अन्यथा आप ईयरफोन का इस्तेमाल कीजिए और मोबाइल में उस PDF को खुला रखिए और साथ साथ समझिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।